कॉन्फेडरेसी शब्द से क्या तात्पर्य है? कॉन्फेडरेसी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कॉन्फेडरेसी का अर्थात उसका मतलब होता है गठबंधन या उसको राज्यमंडल भी कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है, गठबंधन और राज्यमंडल। कॉन्फिडेंसी शब्द का मतलब होता है गठबंधन, जिसको राज्यमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 18वीं सदी के आखिर में, मतलब अंत में, प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ कौन थे? प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होगा आपका? नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जो है 18वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। इसके बारे में चैप्टर में आपको जो है कंप्लीट बताया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप चैप्टर देख सकते हैं। चैप्टर देखने के बाद आपको अत्यधिक समझ में आएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉन्फेडरेंसी अर्थात जिसको राजमंडल कहा जाता है, राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक मुख्य कौन थे? तो सैनिक और प्रशासनिक मुख्य को क्या कहा जाता था? पेशवा। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है? सर्वोच्चता की नीति से क्या तात्पर्य है? तो ईश्वर ही सर्वोच्चता है, रियासत सर्वोच्चता की, राजाओं की सर्वोच्चता है, कंपनी का यह दावा है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो यहाँ पे आपका यह सभी पॉइंट सही है। आपका यह सभी पॉइंट सही है कि सर्वोच्चता की जो नीति जो थी वह ईश्वर की सर्वोच्चता, रियासत राजा जो है सबसे ऊपर होंगे, और कंपनी जो है उसकी सत्ता सर्वोच्च है और वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इसलिए आपका जो है इसका आंसर क्या होगा? जो है आपका इसका राइट सॉरी देखते हैं इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्चता की नीति। तो आपको पता है कि सर्वोच्चता की जो नीति जो दिया गया था, यह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था सर्वोच्चता की नीति। और सर्वोच्चता की नीति में उसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह सबसे ऊपर में है और वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 100 में सी होगा। कंपनी का यह दावा है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर था। ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। सर्वोच्चता की नीति को लाया कौन? लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स ने लाया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था। और इसमें जो है कहा गया कंपनी जो है भारतीय राज्यों से ऊपर है, मतलब सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। राइट, डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। कित्तूर में रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद किसने अंग्रेज के विरुद्ध प्रतिरोध जारी रखा? इसका आंसर क्या होगा? रायना। इसका आंसर क्या होगा? रायना। ऑप्शन आपका व या बी जिसको कह सकते हैं रायना। राइट। अंग्रेज ने रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया? तो अंग्रेज ने रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया? इसमें प्रश्न है कि अंग्रेज ने रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1824 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1824 ईस्वी में अंग्रेज ने रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया? तो 1824 ईस्वी में। रानी चेन्नम्मा जो है वह कित्तूर जो कर्नाटक है या चित्तूर जिसको कह सकते हैं वहाँ की जो है शासिका थी। नेक्स्ट, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हो गई? तो रानी चेन्नम्मा की मृत्यु जो है आपका जो है जेल में ही हो गया था, 1829 ईस्वी में हो गया। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हो गई? 1829 ईस्वी में हो गई।
रानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई? 1829 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़े? किस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़े? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1838 से लेकर के 1842 ईस्वी के बीच अंग्रेज ने जो है किसके साथ युद्ध लड़े? अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंग्रेज ने किस रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? अंग्रेज ने किस रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? यह सबसे अंतिम रियासत जो था अवध, उसको हड़पा था। तो अंग्रेज ने अवध रियासत को कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई रियासत नहीं थी। मतलब विलय नीति के अंतर्गत अवध को हड़पा नहीं गया था, राइट। बाकी सभी को, आपका नागपुर को भी, आपका सतारा को भी, झांसी को भी, यह सभी को जो है विलय नीति के अर्थात गोद निषेध नीति जिसको कहेंगे उसके अंतर्गत जो है आपको शामिल कर लिया गया था, हड़प लिया गया था, अंग्रेज कब्जा कर लिया। परंतु अवध को जो है वह कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में नागपुर का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? 1856 ईस्वी में। आगे चलते हैं। वीर सुरेंद्र राय का संबंध कहाँ से था? वीर सुरेंद्र राय का साय का संबंध आपका संभलपुर से था। वीर सुरेंद्र साय का संबंध कहाँ से था? संभलपुर से था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर के पास होता था, तो ये सही है। प्रेसिडेंसी का शासन किसके पास था? गवर्नर के पास, यह सत्य है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल का पद होता है, राइट, ये भी सही है। और वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए थे, ये भी सही है। तो आपका यह तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे कि डैश मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, इसी व्याख्या के आधार पर काजी, जिसको न्यायाधीश कहा जाता था, फैसले सुनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुफ्ती। मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, मतलब कि कानून का अनुवादक होता है, वक्ता, जो कानून की व्याख्या करता है, और इसी के आधार पर काजी जो है, जज जो है, न्यायाधीश जो है, फैसले सुनाते थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड या हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद के 2 सदन है? इसका आंसर राइट क्या होगा? ब्रिटेन या इंग्लैंड। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की जो है संसद की 2 सदन है? तो वह इंग्लैंड की है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो है मुकदमा चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला? तो इसका ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
सॉरी, देखते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 1772 ईस्वी में प्रारंभ नई न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में किस अदालत का प्रावधान किया गया था? प्रत्येक जिले में किस अदालत का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की व्यवस्था किया गया था। तो दोनों आंसर होंगे इसके। 1772 ईस्वी में प्रारंभ की गई नई न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में किस अदालत का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? दीवानी और फौजदारी अदालत। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश अदालतों का प्रमुख यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? दीवानी अदालतों का प्रमुख आपका मुखिया जो है वह यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा कितने वर्ष चला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 वर्ष। वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा कितने वर्ष चला? तो 7 वर्ष चला। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। डैश ने वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडम बर्क ने जो है वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। ये सही है प्रश्न, आप ये पॉइंट आपका सही है कि मौलवी और हिंदू ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। आपका ये प्रश्न सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अगला ऑप्शन है फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी। तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है काजी और मुफ्ती कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये भी सही है। इस तरह आपका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो आप ध्यान रखेंगे कि मौलवी और हिंदू पंडित भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, काजी और मुफ्ती कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड संसद का उच्च सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। तो उसे महाभियोग कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा? महाभियोग कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसने कहा कि मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर मुकदमा चला रहा हूँ? तो एडम बर्क ने कहा था। एडम बर्क ने जो है आपका यह वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया और उसी में उसने कहा कि मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर मुकदमा चला रहा हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं कि ब्राह्मण पंडितों द्वारा की जा रही धर्मशास्त्र की अलग अलग व्याख्या की भिन्नता को खत्म कर समरूपता लाने हेतु डैश में 11 पंडितों की भारतीय कानून के संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो यह काम कब सौंपा गया था? 1775 ईस्वी में सौंपा गया था। राइट, आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय कानूनों का जो है संकलन जो है तैयार करने के लिए 11 पंडितों को जो है कब रखा गया, कब नियुक्त किया गया? तो 1775 ईस्वी में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि डैश तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए
डैश तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार कर ली गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष बना। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष बना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं किस एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 ईस्वी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक अपीलीय अदालत सदर निजाम अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी। अपीलीय अदालत या जिसको सदर निजाम अदालत कहेंगे उसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। कहाँ किया गया था कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित है मतलब सही युग्म है। तो सवार घोड़े पर चलाने वाले प्रशिक्षित। तो ये भी सही है। घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित को जो है क्या कहा था सवार कहा था। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त भारी बंदूक तोड़ेदार बंदूक जो है यह मस्केट सही है। ये भी सही है। मैचलॉक क्या है शुरुआती दौर के बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ये भी सही है मैचलॉक। अर्थात आपका तीनों पॉइंट सही है। तो आप ध्यान रखेंगे सवार क्या था घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक सवार कहलाते थे। मस्केट किसको कहते थे पैदल चलने वाले सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारी बंदूक जो है वो मस्केट कहलाता था। और मैचलॉक मतलब शुरुआती वैसे बंदूक जिसको बारूद को माचिस के चिंगारी से जलाया जाता था तो उसको मैचलॉक कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलेक्टर के संदर्भ में सही कथन है। कलेक्टर के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये सही है। आगे कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना है। ये भी सही है। और इसका कार्य न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये भी सही है। इसके तहत आपका कलेक्टर का तीनों काम सही है। इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। स्क्रीन में कुछ दिक्कतें आ रही है इसको देखते हैं बाद में देखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च व्यापारी दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचे हैं। उच्च व्यापारी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17वीं शताब्दी में। कब पहुंचे तो 17वीं शताब्दी में पहुंचे थे। नेक्स्ट अगला किस देश में दास प्रथा का प्रचलन था। किस देश में दास प्रथा का प्रचलन था। तो इसका आंसर क्या होगा दक्षिण अफ्रीका। किस देश में दास प्रथा का प्रचलन था तो दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट आगे चल देखते हैं। 1775 ईस्वी में 11 पंडितों द्वारा तैयार भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है NB हॉलहेड ने किया था। NB हॉलहेड ने किया था। NB हॉलहेड ने किया था। नेक्स्ट कलेक्टर का मुख्यालय क्या कहलाता था। तो अगला प्रश्न है कलेक्टर का मुख्यालय को क्या कहा जाता तो कलेक्ट्रेट कहा जाता था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कलेक्ट्रेट। कलेक्टर के मुख्यालय को कलेक्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द पुस्तक द चेन्स दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड ए कैप के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नाइजल बोर्डन थे। इसका लेखक कौन थे नाइजल बोर्डन थे। मतलब पुस्तक जो है ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी
एंड द कैप के लेखक कौन थे? नाइजल बोर्डन। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1834 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है? ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। सही है। नेक्स्ट, मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सेना थी। ये भी सही है। सेना में तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये भी सही है। इसका ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। गवर्नर के दूसरे कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। तो ये सही है ऑप्शन। दूसरा, 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। ये भी सही है। भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बाद 1774 ईस्वी में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। ये भी सही है। इस तरह आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस व्यवस्था शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिचर्ड वेलेल्जी ने सहायक संधि कौन लाया? रिचर्ड वेलेल्जी ने लाया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका प्रश्न ऑप्शन फर्स्ट है। 18वीं सदी में अवध, बनारस जैसी रियासतों में किसान को भर्ती कर उन्हें पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने लगा। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पे चलते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। ये भी सही है। सिपाही भारतीय शब्द सिपाही से बना हुआ है। ये भी सही है। इस तरह आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने लगे थे। ये भी सही है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट पे देखते हैं। अगला ऑप्शन है सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन दिखाया जाने लगा। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं का नज़रअंदाज कर रहे थे। ये भी सही है। इस तरह आपका सभी ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यह सही है आपका। ये पहला जो कथन है यह सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आपका 1857 तक भारतीय महाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन व्यवस्था स्थापित हो चुका था। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। ये कंपनी का जो है 1857 ईस्वी तक भारत का महाद्वीप पर जो है 63% भूभाग पे और 78% जनसंख्या पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन देखते हैं। देश के शेष भूभाग पर कंपनी की अप्रत्यक्ष प्रभाव था। तो ये भी सही है। इस तरह सभी ऑप्शन सही है आपका। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप यह प्रश्न जो है इसका
जब डिटेल्स जो है आप इसका जो थ्योरी वाली क्लास है उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको पढ़ने से आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देखने से। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह पंजाब के शासक थे। महाराणा रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? पंजाब के शासक थे। आगे है, टीपू सुल्तान ने किस अवधि के दौरान मैसूर पर शासन किया? तो टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी से 99 ईस्वी के बीच किए। 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक की है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथे अंगल मैसूर युद्ध, जिसको श्रीरंगपट्टनम में जो है युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में, तो उसमें जो है इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज किसे सौंप दिया गया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज किसे सौंप दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? होल्डियर वंश को, वोल्डियार वंश को। किसको सौंप दिया गया? वोल्डियार वंश को सौंप दिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्डियार वंश को टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात मैसूर का राजकाज सौंप दिया गया। नेक्स्ट है, सलावाई की संधि कब हुई? तो सलावाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में हुई। सलावाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तृतीय आंगल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन ऑप्शन देखते हैं, मराठा हैदराबाद के निजाम व अंग्रेज की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया, तो यह सही है। दूसरा, इस युद्ध के बाद रंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, यह भी सही है। रंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान के दोनों बेटे को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, ये भी सही है। इस तरह आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। राइट, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम है? बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम है, मतलब सही क्रम है। तो देखते हैं, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर खां, अलवर्दी खां। इसके बाद पहला ऑप्शन आपका है सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर, अलवर्दी खां, तो यह क्रम आपका गलत है। दूसरा क्रम देखते हैं, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, मीर कासिम, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट आपका जो है मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफर, ये आपका राइट आंसर है। तो अर्थात प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या है? तो बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या होगा? मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफर, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं, प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में कंपनी का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। डैश में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1765 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय जो है वह कंपनी को ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह आपका इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया है, और यह जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, और किसी भी प्रकार की अगर डाउट होती है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस चैप्टर का संपूर्ण विवरण देखने के लिए आप इससे संबंधित इस चैप्टर का जो है क्लास 8 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर संख्या 2 का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में दिया गया है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। यह